नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन 4 भारत के विदेश संबंध। तो करते बात लेसन की इंडियन नेशनल आर्मी। इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 आप जानते हो दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। तो इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया गया था। विदेश नीति। प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ संबंध होते हैं। इन संबंधों में एक विशेष प्रकार नीति का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रत्येक कंट्री अन्य देशों के साथ संबंध बनाती है, उसमें विशेष प्रकार नीति का प्रयोग करती है, उसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति। तो इंडिया की जो नीतियां हैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है। अंतरराष्ट्रीय कंडीशन बहुत ही, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। उस समय भारत लगभग, आप देखते हुए उस समय पूरा वर्ल्ड था वो दो भागों में बंट चुका था, अमेरिका और सोवियत संघ। इस समय में भारत सरकार, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता के साथ इंडिया की विदेश नीति बनाई थी। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमिट छाप छपी हुई है। नेहरू जी की विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य: पहला, देश को जो आजादी मिली है संघर्षों के बाद उसको बचाए रखना। दूसरा, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा, भारत का तेज गति से विकास करना। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत: पहला है गुट निरपेक्षता, मतलब इंडिया किसी भी एक गुट में शामिल नहीं हो। दूसरा है निशस्त्रीकरण, मतलब हथियारों की दौड़ में भारत कभी शामिल नहीं होगा। भारत अपने पास उतने हथियार रखेगा जितने भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तीसरा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व भी हमारा क्या है? परिवार है। अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक और सक्रिय भागीदारी, मतलब भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामले में किसी अन्य देश के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा। भारत विदेशी मामलों में अपने फैसले खुद करेगा। पंचशील, ये पंचशील सिद्धांत भी नेहरू जी द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का विरोध, और इंडिया का ना तो अन्य देशों पर कब्जा करेगा ना ही भारत पर कोई देश कब्जा करने का प्रयास करेगा तो भारत सहन करेगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय विवाद होंगे उनका भारत शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करेगा। तो पहले करते हैं बात गुट निरपेक्षता की नीति की। बहुत प्रयासों के बाद आप जानते हो भारत को आजादी मिली थी, तो इस आजादी को बचाना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भारत को अपने तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। अतः इन दोनों लक्ष्यों को, मतलब आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति का प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया। गुट निरपेक्षता की उद्देश्य: पहला, इस नीति के द्वारा भारत, इस नीति के द्वारा भारत शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों और उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठन नाटो, वार्सा आदि से भारत ने अपने आप को दूर रखा। तो ध्यान रखना, नाटो का संगठन है अमेरिका के समर्थन वाले देशों का था, वार्सा है वो सोवियत संघ के समर्थन वाले देशों का था। भारत चाहता आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक और सामरिक, सामरिक बोलते हैं युद्ध काल में जो सहायता मिलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्थिक और सामरिक सहायता प्राप्त कर सके। एशिया और अफ्रीका के जो देश आजाद हुए हैं उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे फायदे के लिए इंडिया ने उस महत्वपूर्ण और विशेष कंडीशन में संभावना को तराशते हुए उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थन किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस कड़ी में 1955 के अंदर इंडोनेशिया में शहर है बाडुंग, यहाँ एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ। एफ्रो एशिया सम्मेलन क्या होता है? जिसमें अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों के देश शामिल हुए। इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। सितंबर 1961 बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ और इस आंदोलन का औपचारिक रूप से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ।
वर्तमान समय में इसके अंदर 120 देशों को मेंबर बनाया गया है। सितंबर 2016 में गुट निरपेक्ष का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ था। 18वां सम्मेलन जून 2019 में अजरबैजान में प्रस्तावित है। मतलब अब तो हो गया होगा। हाँ, एफ्रो एशियाई एकता। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नए देशों के साथ संपर्क बनाए रखा। 1940 और 50 के दशक में नेहरू ने बड़े मुखर स्वर में, मतलब एकदम आजाद होकर एशियाई एकता को बढ़ावा दिया। नेहरू की अगुवाई में भारत मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। नेहरू की अगुवाई में भारत ने इंडोनेशिया को आजाद करवाने के प्रयास किए। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी करवाया था। भारत ने उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन भी किया था। भारत ने खासकर दक्षिणी अफ्रीका में जो रंग भेद है उसका भी विरोध किया था। इंडोनेशिया के शहर बाडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था। इसमें भारत ने गुट निरपेक्ष की नींव रखी थी। अब करते हैं बात इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। तो पहला है इंडिया चीन संबंध। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई, तो पूरे विश्व में इस सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। नेहरू जी ने इस मान्यता क्यों दिया? ताकि इंडिया के अपने पड़ोसी चीन से संबंध क्या हो सके, बढ़िया हो सके। उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका बताई थी कि चीन भारत पर हमला कर सकता है, लेकिन नेहरू जी को यह लग नहीं रहा था। पंचशील। 29 अप्रैल 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ और इस समझौते के अंदर पंचशील सिद्धांतों को दिया गया था। इस पंचशील में क्या है? 5 सिद्धांत हैं। पहला क्या है? कभी भी इंडिया और चीन एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के मामले में चीन और भारत दखल भी नहीं देंगे। तीसरा क्या है? एक दूसरे की क्षेत्रीय, मतलब राज्यों का, सीमाओं का वो सम्मान करेंगे। चौथा, आपस में मित्रता रखेंगे, आपस में एक दूसरे को बराबर का मानेंगे। पांचवा, शांतिपूर्ण ढंग से पड़ोस में रहेंगे। अब इंडिया चीन के बीच में कुछ विवाद भी हुए थे। पहला है तिब्बत की समस्या। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर जबरदस्ती रूप से कंट्रोल कर लिया, तो तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन इंडिया ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। तिब्बती नेता दलाई लामा जब अपने अनुयायियों के साथ इंडिया आया और उसने राजनीतिक शरण मांगी, तो भारत ने 1959 में दलाई लामा को राजनीतिक रूप से शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी माना। मतलब चीन ने बोल दिया कि इंडिया चीन के अंदर के मामलों में दखल दे रहा है, जबकि उनके बीच समझौता हुआ था कि अंदर के मामलों में दखल नहीं देंगे। देखो विद्यार्थी, ये एक तरह से अंदर मामला नहीं है, क्योंकि तिब्बत उस समय एक अलग कंट्री था। जब कंट्री की बात आ जाए तो ये अंदर का मामला कहाँ रह गया। सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर भी कई बार विवाद हो चुका है। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला हिस्सा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता रहता है। इंडिया चाइना युद्ध। 1962 में चीन ने भारत पर अटैक कर दिया। भारतीय सेना इसका कड़ा मुकाबला भी किया था, परंतु चीन के इस बढ़ते कदम को रोक पाना भारत के लिए संभव नहीं था। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन से हार कर भारत की और खासकर नेहरू जी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। युद्ध के परिणाम क्या हुआ? इंडिया हार गया। भारत की विदेश नीति की पूरे संसार में आलोचना हुई। बहुत सारे बड़े बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और अपनी सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गए। इंडिया में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हुआ। नेहरू की छवि को नुकसान हुआ। ये सब नुकसान हुए थे 1962 के इंडिया और चीन के युद्ध के बाद। भारत चीन संबंधों में सुधार की पहल। 1962 में जो रिश्ते बिगड़ चुके थे उनमें 1976 में कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया। 1979
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के विदेश मंत्री थे और राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्राएं की और यहाँ पर भारत और चीन के बीच में व्यापारिक रिश्तों को लेकर कुछ चर्चाएं भी हुई थी। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट नाथुला दर्रा को दोबारा से व्यापार के लिए खोलने पर चीन और भारत में सहमति हुई, क्योंकि नाथुला दर्रा 1962 के बाद से बंद था। इससे यह भी मान्यता मिली कि चीन है और सिक्किम को भारत का अंग मानता है। नोट: चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने, पाकिस्तान से चीन की दोस्ती और भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत और चीन का संबंध है वो खराब होते रहते हैं। मतलब चीन है वो पाकिस्तान की सहायता करता रहता है और पाकिस्तान उन सहायता से इंडिया में आतंकवाद फैलाता है। इसीलिए भारत हमेशा चीन के खिलाफ रहा है, क्योंकि चीन कभी ना कभी एक तो चीन हमेशा से सीमा का विवाद करता ही रहता है। वो चीन कभी भी अपने बॉर्डर से राजी नहीं है। वो चीन का एक ही मकसद है कि अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हड़प ले। वो चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। भारत और चीन कर रहे प्रयास। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समस्या हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु एक वैकल्पिक रूप से सड़क मार्ग खोला गया। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी भी चीन यात्रा पर गए और ये यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने और परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे मुद्दों पर बहसबाजी यहाँ हुई थी। भारत और चीन के संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा प्रयास किए गए। दोनों देश शांति और पारदर्शिता कहां पर भारत चीन सीमा पर बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा P2P पीपुल टू पीपुल संबंधों पर मजबूती की संकल्पना पर जोर दिया गया है। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ की बात करते हैं विस्तार से। एस मतलब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। टी मतलब ट्रेडिशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, रीतियां, व्यापार और तकनीक। आर रिलेशन मतलब संबंध। ई एंटरटेनमेंट मतलब आर्ट्स, मूवी, मनोरंजन, कला, सिनेमा। एन नेचर कन्वर्जन मतलब प्रकृति का संरक्षण। जी गेम्स मतलब खेल। टी टूरिज्म मतलब पर्यटन। एच हेल्थ एंड हीलिंग स्वास्थ्य और उपचार। भारत चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक सनातनी 16 जून 2017 को शुरू हुई। दोनों देशों के कूटनीतिक प्रयासों से ही ये तनातनी 28 अगस्त 2017 को समाप्त हुई। हाल ही में चीन के द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद पर के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई, जिससे भारत चीन के मध्य संबंधों में सुधार के रूप में देख सकते हैं। इंडिया और रूस संबंध। भारत और रूस दोनों के बीच में शुरू से ही संबंध अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की सहायता करता आया है, फिर वो चाहे पाकिस्तान और भारत युद्ध ही क्यों ना हो। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश अपने देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। 2001 में इंडिया और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत में रूस से तेल का आयात होता है। वैज्ञानिक योजना में रूस है वो भारत की सहायता करता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर रूस ने हमेशा भारत का समर्थन किया है। अब इंडिया और अमेरिका का संबंध। भारत की सोवियत संघ से नजदीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरुआत से खराब रहे, पर 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधार आया है और वर्तमान में भारत और अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छे संबंध है। अब इंडिया और अमेरिका के संबंधों की विशेषता। पहला,
भारतीय सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात अमेरिका को जाता है। मतलब इंडिया का 65% सॉफ्टवेयर जो बनता है वो अमेरिका में बिकता है। अमेरिकी कंपनी बोइंग, कंपनी अमेरिकी में कौन सी है? बोइंग। उसमें 35% कर्मचारी इंडियन है। 3 लाख से ज्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। अमेरिकन कंपनियों में सबसे ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। यहाँ पे भारत और इजराइल के संबंध। 1992 में भारत और इजराइल के संबंधों में सुधार की शुरुआत हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने 2017 में इंडिया का दौरा किया था। कई बार इजराइल ने भारत की सहायता भी की है। भारत के लिए रूस के बाद हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर इजराइल है। कृषि के क्षेत्र में दोनों आपस में सहयोग करते हैं। सिंचाई के तरीकों, कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल हमेशा से ही इंडिया की सहायता की है। भारत में जल संरक्षण के लिए भी भारत इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण भी किया है। आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के कुछ मुख्य आयातकों में से एक है। दोनों देशों के संबंध बहुत ही बढ़िया है। अब करते हैं बात इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों की। भारत का विभाजन जानते हो 1947 में हुआ था और इसी विभाजन के कारण पाकिस्तान नामक देश बना था। पाकिस्तान के साथ भारत संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 से ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच में छापामार युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के बहुत बड़े भाग पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। सर्करिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पर आतंकवाद और कश्मीर इन दोनों देशों के मध्य झगड़े का कारण रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण है। पहला है सिंधु नदी जल संधि। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों के मध्य सिंधु नदी संधि हुई थी। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विवादों के बाद इस संधि पर ठीक रूप से अमल हो रहा है। पाकिस्तान का इंडिया पर अटैक। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उस समय भारत में अकाल की कंडीशन थी। हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण युद्ध को रोकना पड़ा था। ताशकंद समझौता। 1966 में भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 20 वर्षीय मैत्री संधि। 1971 में पाकिस्तान को चीन और अमेरिका सहायता मिल रही थी। इस कंडीशन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1971 का युद्ध। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 1971 में युद्ध छेड़ दिया। इसमें इंडिया की जीत हुई थी और पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश के रूप में बन गया। शिमला समझौता। 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस पर भारत की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। कारगिल संघर्ष। इंडिया ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर के बीच में बस सेवा आरंभ की, परंतु पाकिस्तान कहां बाज आएगा। पाकिस्तान ने उसमें क्या कर दिया, कारगिल में संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने आप को मुजाहिदीन कहने वाले ने सामरिक महत्व के इलाकों पर द्रास, मस्कोवा, वातलिक पर कब्जा कर लिया, लेकिन इंडियन आर्मी की बहादुरी ने उनको वहां से मार भगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? नवाज शरीफ की भारत यात्रा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा के कारण दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन पाकिस्तान कहां बाज आएगा। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है, आंतरिक घुसपैठ करता है। इससे दोनों देशों के बीच में संबंध क्या रहते हैं? कटु बने रहते हैं। 2016 का आतंकी हमला। 2016 में उरी के अंदर सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए इस आतंकी हमले ने जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्यवाही ने इन दोनों देशों के मध्य संबंधों को और अधिक खराब और अधिक कटु कर दिया है। 2018 आतंकी घुसपैठ। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद
भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है और आंत की घुसपैठ हो रही है। इन दोनों कारणों से क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार की आशाएं बहुत कम बनी हुई है। 2019 आतंकी हमला 1 जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। इसके जवाब में इंडियन आर्मी की वायुसेना ने जो कार्रवाई की, इससे दोनों देशों मध्य युद्ध की हालात हो चुके थे। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा भी छीन लिया। भारत और नेपाल के संबंध, पहला बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच में कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ बातों को लेकर क्या मतभेद है। बातें हैं कौन सी, तो इंडिया और नेपाल के बीच में व्यापार को लेकर क्या मतभेद रहते हैं। चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी भारत को चिंताएं रहती है। नेपाल में बढ़ रहे माओवाद समर्थक, इसको भी भारत अपने लिए खतरा मानता है। नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर इंडिया चिंता करता है। नेपाल को लगता है कि इंडिया नेपाल के अंदर के मामलों में दखल अधिक देता है। सहयोग, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में भारत हमेशा सहयोग करता रहा है। दोनों देशों के बीच में मुक्त आवागमन समझौता है। ये क्या होता है कि चाहे इंडिया का हो चाहे नेपाल का हो, कोई भी आदमी बिना किसी वीजे के, बिना किसी पासपोर्ट के नेपाल आ सकता है। भारत का आदमी और नेपाल का आदमी भारत में आ सकता है और रह सकता है। उन्हें किसी तरह की वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की सहायता की जाती है। फिर भारत और भूटान के बीच संबंध अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, इससे भारत सहायता मिली। और भारत भूटान में पन बिजली जैसी परियोजनाओं में सहायता कर रहा है। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज्यादा अनुदान सब्सिडी देता है। भारत और बांग्लादेशों का संबंध, विवाद, हजारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से रहना, मतलब बहुत सारे बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में चोरी छुपे घुस आते हैं और फिर वापस जाते नहीं है। ये सबसे बड़ा विवाद है। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर और बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करना, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना, भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देना, ये कुछ विवादों के कारण रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब है इंडिया और श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में विवाद या झगड़ा किस लिए होता है। पहला है तमिलों की कंडीशन के कारण, कि श्रीलंका में तमिलों की हालत बहुत ही खराब है। इसके अलावा 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना को श्रीलंका के लोगों ने अपने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप समझ लिया था। सहयोग, दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता है। श्रीलंका में आए सुनामी के दौरान भारत ने उनका बहुत अधिक सहयोग किया था। अब है भारत और मालदीव के संबंध। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर आक्रमण कर दिया। तब मालदीव ने डर कर भारत से सहायता मांगी और भारत सरकार ने उनकी सहायता की। कैसे, भारत ने अपनी मिलिट्री या सेना हाथों हाथ भेजी और मालदीव को मुक्त कराया। मालदीव को भारत आर्थिक विकास में सहायता करता है। मालदीव के पर्यटन उद्योग और मछली उद्योग को भारत का समर्थन मिला हुआ है। अब है भारत का परमाणु कार्यक्रम। मई 1974 में पोखरण के अंदर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर 1998 के अंदर पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे और इन परीक्षणों के बाद भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने परमाणु का परीक्षण किया और पाकिस्तान ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। इन परीक्षणों के कारण इस क्षेत्र में एक नए प्रकार का शक्ति संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि एवं 1995 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि CTBT
इन दोनों संधियों पर भारत ने साइन नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि भारत इन संधियों को अपने अपने देश का क्या मानते हैं? भेदभाव मानते हैं। फिर भारत की परमाणु नीति। इंडिया शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारत अपनी सुरक्षा और आवश्यकता के अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। मतलब भारत ये बोल रहा है कि इंडिया कभी भी आवश्यकता से अधिक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और कभी भी युद्ध होने पर इंडिया कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। मतलब जो भी इंडिया का प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, उसके हाथ में ही पावर होगी कि परमाणु का प्रयोग कब करना है। भारत विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दलों में थोड़े बहुत मतभेद के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जैसे मामलों पर सभी पार्टियां या सभी दल भारत के हैं वो एक जैसी राय रखते हैं। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं, को ध्यान में रखकर किया जाने लगा और क्षेत्रीय सहयोग को विशेष महत्व भी प्रदान किया गया। इस तरह विद्यार्थी अपना लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले भी बताया एग्जाम से पहले प्ले बुक पूरी कर दूंगा। पूरा प्रयास है आप किताब को पूरा करवाने का, ताकि आप एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस पूरा हो सके। तो विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कुछ कमेंट भी कीजिए ताकि ध्यान पड़े हमारे वीडियो में क्या कमी है। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।